नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आज दिन भर के मुद्दों को लेकर मुखातिब होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। और आज हम एक नया मुद्दा लेकर आए हैं आपके सामने। पिछले कई दिनों से कमेंट्स में हमसे पूछा जा रहा था कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इसी बात का जवाब देने के लिए आज हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं। हमारा देश पिछले करीब 1 साल से भी ज्यादा समय से महामारी से जूझ रहा है। कोरोना जिसकी दवा भी अब देश में आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या है जो वो कम नहीं हो रही है। अभी भी 40,000 के ज्यादा लोग जो हैं वो हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। तो सबके मन में एक सवाल है कि एक बार फिर से क्या लॉकडाउन लग सकता है। इसी बात का जवाब देने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो शाकिर जी हमारे साथ, शाकिर जी हैं हमारे सहयोगी। तो हम बातचीत करेंगे इस बारे में कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की उम्मीद नजर आ रही है। शाकिर जी, देखिए, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, पहले वो खुद सोचें कि जो कोरोना को लेकर जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया था, जिस वजह से ये कहा गया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप जब ट्रेवल करें तो एक दूरी को बनाकर रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तो ये कितने लोगों ने किया। जो लोग सवाल ये पूछते हैं कि क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या ऐसा होगा, क्या कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद क्या 1 साल पहले वाली स्थिति बनेगी, वो लोग खुद अपने अंदर टटोले। क्योंकि जब हम ट्रेवल करते हैं, मेट्रो में खासतौर पे जब आना जाना होता है, तो हम देखते हैं कि किस तरह की भीड़ है। वो भीड़ जिसको देख के ये नहीं लगता कि इस देश में कोरोना के मरीज अब भी आ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। यही वजह है कि ये तमाम चीजें एक बार फिर हमारे सामने आ रही हैं। लोगों को लगा कि वैक्सीन का अगर अनाउंसमेंट हो गया है, अगर वैक्सीनेशन कुछ एक ग्रुप में अगर शुरू हो चुका है, तो लगा कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया। दरअसल ऐसा नहीं है। हम लापरवाही बरत रहे हैं और हमारी लापरवाही का नतीजा खुद हमें ही भुगतना पड़ेगा। सरकारें उन तमाम चीजों को देखती हैं और देखते हुए तमाम जो अलग अलग तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना हो, भीड़ को कम करवाना हो, वो गाइडलाइन जारी होती हैं। अभी जो तमाम त्योहार हैं कुछ दिनों के भीतर, उसको लेकर भी अलग अलग तरह की गाइडलाइंस आ रही हैं। हम ये कहेंगे कि ये गाइडलाइंस क्यों आ रही हैं, दरअसल हम ही लोग उस चीज को वजह बन रहे हैं, उस चीज की वजह बन रहे हैं। हम जब राहत थी, जब ये लगा था कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार घट रहे हैं, तब हम लापरवाह हो गए। हमने बाजारों को इस तरह से खोला और हमारी आवाजाही इस तरह से हो गई कि हम लोगों ने उस चीज को कम कर दिया। मुझे लगता है कि हम लापरवाह तब नहीं हुए, हम लापरवाह तब भी थे जब बढ़ रहे थे। आज से करीब 1 साल पहले की बात करें, जब होली के टाइम पे जब गाइडलाइंस आई थी, तब भी हमने देखा था देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई थी कि जमकर होली खेली गई थी। जबकि उस वक्त तो इतना डर था लोगों में कोरोना को लेकर, और अब 1 साल बाद फिर भी वही डर जो है वो बरकरार है। देखिए, लापरवाही थी, लेकिन आज की लापरवाही का अगर मैं जिक्र करूं, बसों का हाल देखिए, आप मेट्रोस का हाल, खासतौर पर इसलिए मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पब्लिक कनेक्ट हो रहा है। आप मेट्रो में जो सीट में बकायदा स्टिकर लगाए गए हैं कि ये जगह आप नहीं बैठ सकते, उन जगहों पर भी वो बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं। मास्क अब बमुश्किल 30 से 40% लोग उसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब जबकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, आप ई रिक्शा में ट्रेवल कर रहे हैं, आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, आप बस में हैं, आप बाजारों में हैं, तो लापरवाही अगर हम बरतेंगे तो नतीजे सामने आएंगे। उसके बाद सरकार के स्तर पर कदम उठाना पड़ेगा। आप देखिए, कुंभ को लेकर जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ कोरोना की रिपोर्ट लाने की किसी को जरूरत नहीं है, कोई आ सकता है। आज हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी, उसका निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, तब आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी। लेकिन वो भी कब आदेश आता है, जब अब कुछ दिन बचते हैं कुंभ के खत्म होने में। ऐसे में बड़ी लापरवाहियां हर स्तर पर है और उसका खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब तो सरकार ही अच्छी तरह से दे सकती है। लेकिन फिर भी आपको जागरूक होने की जरूरत है, बहुत जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि देश में जिस तरह से मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, उससे लगता है कि और भी देश में कई राज्यों में लॉकडाउन हालांकि लग भी चुका है, लेकिन और देश के और राज्यों में भी मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार चाहती नहीं है लॉकडाउन लगाना, जैसा कि लग रहा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि लॉकडाउन जरूर लग सकता है, क्योंकि
बिल्कुल, एक डर जरूर लोगों के मन में है और इतना आसान भी नहीं होगा लॉकडाउन लग जाना, क्योंकि पिछले एक साल में हमने देखा किस तरह की अर्थव्यवस्था में टूट हुई और जो स्थिति बाजार की बनी, बाजार मतलब जो मार्केट जहां से रेगुलेट होती है तमाम चीजें, शेयर बाजार की हालत जो बनी, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था पर उसकी चोट पहुंची है। इतना आसान नहीं होगा लॉकडाउन लगा देना, लेकिन अगर आंकड़े बढ़ते हैं, अगर स्थिति हाथ से निकलती हुई एक बार फिर दिखती है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि 45,000 के आसपास आंकड़े अगर प्रतिदिन आना शुरू हो जाएं तो स्थिति वही है जो आज से 6 महीने पहले की होती है। तो ऐसे में ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण स्थिति इस वक्त है। खासतौर पे अब जो आने वाले 3 से 4 दिन है खासे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी होंगे क्योंकि 5 राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां अगर चुनावी रैलियों को हम देखें, रोड शो को देखें, तो वहां लग नहीं रहा कि वहां पर देश के बाकी हिस्सों में इस तरह की स्थिति बन रही है। और वहां अगर चीजें चुनाव के बाद बदलती हैं, वहां आंकड़े बाद में अगर आते हैं, तो हालात चिंताजनक अपने आप होंगे। अच्छा, गौर करने वाली एक बात यह भी है शाकिर जी कि वैक्सीन आ चुकी है, बावजूद इसके जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ा भी जारी हुआ कि 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो क्या लगता है आपको कि वैक्सीन को लेकर जो लोगों के मन में जो सवाल थे, क्या वो अभी भी बरकरार हैं? क्योंकि 5 करोड़ लोग भी एक बहुत बड़ी संख्या है जिनको वैक्सीन लग चुकी है, और इसमें ऐसे भी कई मामले आए हैं जिनमें वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों की मौत हो रही है। हालांकि वो अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी खबरें तो ऐसी हैं ही। तो क्या लगता है कि क्या जनता अभी भी वैक्सीन के मामले में बचती नजर आ रही है? जनता अभी भी वैक्सीन लगवाना नहीं चाहती। कोरोना है, दवाई निकल आई है, वैक्सीन लगवानी चाहिए, और 5 करोड़ लोगों ने लगवा भी रखी है। तो क्या लगता है आपको कि लोगों के मन में अभी भी डर बना हुआ है वैक्सीन को लेकर? देखिए, अब तक जिस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगी, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो एज ग्रुप ऐसा है कि वो बाजारों में इस तरह से नहीं ट्रेवल करता है जी। वो लॉकडाउन के वक्त भी घरों में था और लॉकडाउन से पहले भी अधिकतर उनमें से लोग बहुत कम ट्रेवल करते थे, क्योंकि वो एज ग्रुप ही इस तरह से है कि वो बहुत ज्यादा पब्लिक कनेक्ट उनमें नहीं होता था। बाकी जो एज ग्रुप अभी बाकी है, अब तो 45 से अधिक वालों को भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन 45 तक का जो एज ग्रुप है वो ज्यादा ट्रेवल करता है, बाजारों में, बसों में, ऑफिस जाता है। तो वो जो एज ग्रुप अभी छूटा हुआ है वैक्सीनेशन से, वो कहीं ना कहीं एक तरह से वाहक बन रहा है इस वायरस का। और ये आंकड़े अधिकतर अगर हम देखें तो इसी एज ग्रुप के लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। ये आंकड़े वही दर्शा रहे हैं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो स्लो भी है। इसको लेकर भी तमाम सवाल हैं। सेकंड डोज की जो 28 दिन के बाद लगनी थी उसको भी बढ़ाया गया, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल है। लोगों के मन में शंका जरूर है, लेकिन ये समझना होगा कि जो वैक्सीन अब तक लगी है वो किस एज ग्रुप को लगी है, आगे किस एज ग्रुप को लगनी है, ये भी वेरी करेगा। और ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता है कि अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी देखना होगा कि जो अब आंकड़े आ रहे हैं वो किस एज ग्रुप के लोगों के ज्यादा आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल। तो शाकिर जी, हमारे साथ 432 लोगों के करीब हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें कई लोग कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, और कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर इस तरह का कोई भी आंकड़ा जो है वो सरकार सामने नहीं ला रही है, या कई बार मीम भी जो है वो निकलकर सामने आए हैं कि कोरोना जो है वो चुनावी राज्यों में जाने से डरता है। तो चुनावी राज्यों में कोरोना के मामलों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल हैं कई, और क्योंकि महत्वपूर्ण पदों पे देश के जो राजनेता बैठे हुए हैं उनके ही जब रोड शो हम देखते हैं, वहां पर जिस तरह की स्थिति हम देखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, मास्क का जो इस्तेमाल एक मिनिमम जरूरत के तौर पर है वो भी नहीं होता है। और वहां पर अगर स्थिति ऐसी बनती है, क्योंकि वहां पर अगर चुनाव हैं और हालात इस तरह के हैं कि अगर आप रैलियां ना करें, आप रोड शो ना करें, आप शक्ति प्रदर्शन ना करें, तो शायद नतीजों पे उसका असर हो। और नतीजों पर असर, सरकार बनना या गिरना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आजकल बनिस्बत इसके कि महामारी कितनी फैलती है। बिहार में जब चुनाव था उस वक्त भी हमने यही देखा कि तमाम चीजें थी, और चुनाव आयोग ने भी कहा कि तमाम चीजों पर ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, कोरोना को लेकर गाइडलाइन का ध्यान रखेंगे, लेकिन वो जब चीजें धरातल पे उतरती हैं वहां कुछ नहीं होता है। तो ये भी जो जिम्मेदार लोग हैं, खासतौर पर राजनीति में जो जिम्मेदार पदों पर हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इतनी बड़ी महामारी को लेकर देश की इतनी बड़ी आबादी को बचाना है, उन पे जब ये जिम्मेदारी होती है तो उनको भी बहुत एहतियात के साथ इन तमाम चीजों में
कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि वो एग्जाम्पल जब सेट करेंगे तब वही मैसेज आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 राज्यों में कोई और एग्जाम्पल सेट करें, उसके बाद वहां से वापस आके आप कोई और प्रवचन देना शुरू कर दें तो उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव लोगों पर भी नहीं पड़ेगा। वजह यही है कि लोगों ने जब ये देखा कि हमारे इतने बड़े बड़े राजनेता जब चुनावों के लिए जाते हैं तो कोई कोरोना नहीं है, और जब दूसरे राज्यों में जहां चुनाव नहीं है वहां आते हैं तो वहां प्रवचन होते हैं कोरोना को लेकर। तो ये खासा राजनीतिक स्तर पर भी सोचने की जरूरत है। जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। ऐसा नहीं है कि राजनेता अगर ना सोचें तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनेताओं को भी खासतौर पर यह सोचना होगा कि दरअसल अहमियत क्या, समाज के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। जीत हार से बड़ी क्या ये महामारी से रोकथाम है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के लिए जो राजनेता होते हैं वो आइडल का काम करते हैं। इंसान उसमें अपनी उम्मीदों को देखता है, और वही अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे देश की जनता जो है वो उनसे क्या सीखेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बाकी कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें हमारे साथ श्री किराना जी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद आमिर सोहेल जी जुड़ चुके हैं, इकरम कासमी जी हैं, बिलाल अंसारी जी हैं, दानिश सिद्दीकी जी हैं। ये कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो चुनावी वही बार बार लगातार लोग यही सवाल कर रहे हैं कि चुनावी राज्यों में जो है वो कोरोना क्यों नहीं है। कई कमेंट कर रहे हैं कि बंगाल में कोरोना नहीं है, और कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों लगेगा, इसकी जरूरत क्या है लॉकडाउन लगाने की। और अच्छा, इसके बाद एक बड़ा सवाल है कि हमारे देश में जो है वो लॉकडाउन के बीच में अर्थव्यवस्था जो है बोलते हैं कि 4 साल या 7 साल पीछे चली गई है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार इस चीज को अनदेखा करते हुए कुछ कदम उठा सकती है? देखिए, अनदेखा तो नहीं कर सकती है, क्योंकि पिछला जो अनुभव है पिछले 1 साल का वो खासा तीखा अनुभव है। हर स्तर पर टूट हुई, जहां अर्थव्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें, नौकरियों को लेकर हम अगर बात करें, तो ये तमाम चीजें, आंकड़े जो सामने आए हैं वो चिंता इसलिए बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अगर एक बार फिर वही स्थिति बनती है तो फिर वहां से उभर कर वापस आना खासा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह भी है कि लोगों के जीवन को बचाना, इस संक्रमण को फैलने से रोकना, वो तमाम चीजें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर ये स्थिति बनती है जो पिछले 1 साल पहले थी, तो शायद सरकार को एक बार फिर सख्त कदम उठाने की जरूरत आन पड़ेगी, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो इस पर ही डिपेंड कर रही हैं कि जो अब नए आंकड़े आ रहे हैं। क्योंकि बार बार आंकड़ों का जिक्र हो तो 1 साल पहले अगर हम जाएं तो कमोबेश यही स्थिति थी। 45,000 के आसपास पर डे आना शुरू हुए थे मामले, 10,000 से शुरू होकर 45,000 पे पहुंचे थे, और फिर वो आंकड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। लेकिन अब जो हालात हैं उसको देखते हुए ये तमाम राज्यों के लिए आज केंद्र ने चिट्ठी भी लिखी है कि आप लोग एक गाइडलाइन तय करें कि जो त्योहार आ रहे हैं वहां पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई बड़ी गैदरिंग इकट्ठा ना हो पाए, परमिशन लेनी पड़े, और तमाम जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करवाया जाए। इसको लेकर अब हलचल तो तेज हो गई है। देखना यह होगा कि ये आंकड़े कितने आगे बढ़ते हैं, या इसको लेकर सरकार क्या बिना लॉकडाउन लगाए कदम कुछ और उठाती है, क्योंकि कई स्तर पर ये चीजें होनी है, एक स्तर पर नहीं ये तमाम चीजें हो जाएंगी। और पिछले 1 साल का जो एग्जाम्पल है उसको भी सामने रखते सरकार को काम करना होगा। जी, तो सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार तय करेंगी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगेगा या नहीं। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा महाराष्ट्र में जो एंटीलिया केस चल रहा है, उस पर क्या कुछ चल रहा है शाकिर जी? देखिए, महाराष्ट्र 2 तरह से 2 वजहों से शायद बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि कोरोना के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में शुरू हुए थे, और अब भी वहां पर स्थिति ऐसी है कि वो बहुत चिंताजनक। आमिर खान को आज कोरोना पॉजिटिव हुआ, वैक्सीनेशन वहां पे भी जारी है, लेकिन राजनीतिक जो कोरोना है वो भी वहां फैला हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी है, चिट्ठी का आना और उसके बाद चिट्ठी को मुख्यमंत्री को मेल करना, और वहां से विवाद उठते हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की याचिका पे से सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें दोबारा हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है कि दोबारा हाईकोर्ट जाइए, वहां पर यह पूरा मामला होगा। लेकिन उससे पहले आज जो देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की है, और जो नए पुलिस कमिश्नर बने उन्होंने फिर आज गृह मंत्री से मुलाकात की। तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अब निगाहें जो है महाराष्ट्र में खासतौर पर कैबिनेट की बैठक पर है कि वहां से क्या चीज निकल कर आती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किन चीजों को लेकर आज इस कैबिनेट की बैठक में बात रखेंगे, क्या इस्तीफा हो सकता है, कैबिनेट विस्तार भी है, ये तमाम चीजें चल रही हैं। राजनीतिक उठापटक सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है, बिहार में भी हो रही है।
और बिहार को लेकर आज शाम 6:30 बजे खास प्रोग्राम भी हमारा जो चुनावी पंच है वो होने जा रहा है 6:30 बजे। राजीव जी के साथ तमाम दर्शकों से भी अपील है कि वो 6:30 बजे जरूर चुनावी पंच को देखें, क्योंकि जो बिहार की तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरह की स्थिति बनी थी, वो खासी विचलित करने वाली है। भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें शायद कभी देखने को नहीं मिली हों, और खासतौर पर बिहार में इस तरह की तस्वीरें आना, जहां पर राजनीतिक तौर पर बहुत ही उपजाऊ राज्य कहा जाता है, जहां यह कहा जाता है कि राजनीतिक समझ बहुत मजबूत है, राजनीतिक फैसले बहुत तेजी से लिए जाते हैं, लेकिन वहां अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आए, नीतीश कुमार जो जेपी मूवमेंट की दुहाई बार बार देते हैं और वहां से निकल कर आने की बात करते हैं, तो वहां पर ये तस्वीरें अगर सामने आती हैं तो बड़ी चिंताजनक है। इसलिए शाम 6:30 बजे चुनावी पंच में पूरा विश्लेषण होगा, चर्चा होगी, ये तमाम चीजें होंगी। आज राजीव जी के साथ जरूर देखिएगा, जुड़िएगा डीबी लाइव पर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप लोग जुड़िए, और इसमें किस तरह से बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ वो देश की राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, मैसेज क्या है, दरअसल सोच किस तरफ जा रही है हमारे राजनीतिज्ञों की, वो तमाम चीजों पर चर्चा आज शाम 6:30 बजे होगी। और इसको लेकर जिस तरह के आज बयान आए हैं, राहुल गांधी से लेकर तमाम राजनेताओं के बयान, जिसको राबड़ी देवी ने कमेंट किया है, और बाकी कल क्योंकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी हिरासत में ले लिया गया था, उसके बाद विपक्ष का काम होता है, सदन जो नेता होते हैं उन जो विधेयक पेश हो रहा था उसका विरोध करना या आलोचना करना या उसके बारे में सवाल उठाना, लेकिन उन सवालों को दबाते हुए जो उनके साथ किया गया वो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल बिल्कुल, और चिंताजनक इसलिए भी खासतौर पर क्योंकि विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव जब से ये चुनाव के नतीजे आए हैं खासा मुखर हैं, वो बेरोजगारों के बीच में अब भी जा रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार। कई बार हमने देखा, वो तमाम चीजें वायरल भी हुई हैं कि किस तरह से लोग प्रदर्शन करते हैं, अगर उनका प्रदर्शन धरना स्थल से पुलिस हटाती है तो वो खुद जाके पुलिस कमिश्नर से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो वो एक तेवर तेजस्वी यादव में वहां है, और शायद ये तेवर नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगा होगा कि सत्ता एक बार हाथ से जाने के बाद शायद तेजस्वी यादव खामोश होकर बैठ जाएंगे, लेकिन वो उतना ही उग्र और एग्रेशन के साथ आगे आ रहे हैं। वो लगातार बिहार जो विधानसभा चुनावों के फैसलों के बाद से वो लगातार आक्रामक बने हुए हैं, और ये जो घटनाएं हैं, ये जो चल रहा है, ये सिर्फ बिहार में नहीं है। विपक्षी पार्टियों की आवाज को दबाने का काम जो है वो केंद्र सरकार या राज्यसभा और लोकसभा में भी चल रहा है, क्योंकि लगातार कई ऐसे विधेयक पास किए गए हैं जिसमें विपक्ष ने आवाज उठाई, लेकिन फिर भी। और उसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि एक जो कानून है वो पास हो गया, जिसके लिए अभी भी किसान लगातार जो है वो सीमाओं पर बैठे हुए हैं, कोई हल नहीं निकल के आ पा रहा है। तो जो केंद्र सरकार है वो अपने विपक्षी पार्टियों की आवाज को दबाने का काम जो है वो लगातार कर ही रही है। वो एक राज्य का मसला नहीं है, वो पूरे देश में ये मसला बिल्कुल सामने निकल कर आ रहा है। और यही वजह थी कि जब ये बिहार की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद हमने देखा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, सबने ट्वीट किए लगातार, सबने वीडियो डाले, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी ने ये तमाम वीडियोस डाले और शेयर करते हुए सवाल पूछा है कि दरअसल बिहार में हो क्या रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक तरह सुशासन बाबू कहा जाता है, और वो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताते हैं, और तमाम चीजों के बीच अब तक बयान नहीं आता नीतीश कुमार का कोई भी। तो ये एक बड़े सवाल है, ये खासी महत्वपूर्ण चर्चा शाम 6:30 बजे होगी, इसको जरूर देखिएगा और जरूर इसके साथ जुड़िए, क्योंकि राजीव जी खास महत्वपूर्ण और बिंदुओं के साथ 6:30 बजे जुड़ेंगे, और इस पे जब चर्चा होगी तो शायद राजनीतिक समझ जो हम लोगों की है वो और ज्यादा खुले, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, क्योंकि राजनीति में जिस तरह से तमाम चीजें बदल रही हैं, हमने देखा कि दिल्ली की राजनीति को लेकर तमाम तरह की चीजें थी, दिल्ली में जिस तरह की स्थिति बन रही थी, एलजी बनाम केजरीवाल, उसको लेकर द्वंद्व एक तरफ है, फिर किसानों की अगर हम बात करें, किसानों को लेकर जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, केंद्र सरकार बनाम संपूर्ण विपक्ष होता जा रहा है, और किसानों के साथ विपक्ष एक तरह से लामबंद है, जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं, पंचायतों के जरिए माहौल हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का जो रवैया है वो जस का तस बना हुआ है, वहां से वो हटने को तैयार नहीं है, और ये एक खासा चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र में किसी की सुनने को तैयार ना हो तो फिर हल कैसे निकले। सही बात है। और इसी के साथ हम अभी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार आप हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। हम सोमवार से शुक्रवार आपके साथ इसी वक्त लाइव आएंगे और दिन भर के मुद्दों पर बातचीत करेंगे आपसे। आप हमें हमारे साथ दिन के 3 से 3:30 बजे के बीच में आप हमसे जुड़े रहिए।
नमस्कार।